वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। शॉर्ट रिवीजन सेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था। उस बेसिक्स में हमने टोम के छोटे छोटे लिंक्स, पेयर्स, इन सब चीज़ों के बारे में देखा था और हम लास्ट में इस नतीजे पे पहुंचे थे कि एक 4 लिंक वाला मैकेनिज्म ही मशीन जो है वो बन सकता है। तो हमने कहा था हम स्टार्ट करेंगे 4 लिंक मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म से। तो सीधा इसलिए आज स्टार्ट करते हैं इन मैकेनिज्म के ऊपर, दैट इज फ्रॉम 4 बार मैकेनिज्म। बस अब इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन तो आपको दूंगा नहीं, क्योंकि हमने पहले कहा ये क्या है, शॉर्ट रिवीजन है। लेकिन कंसेप्ट सारा आपको बता दूंगा जिससे आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आराम से निकल सकता है। तो 4 बार मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से वो बेसिक कंसेप्ट है। सबसे पहले तो आपको 4 बार मैकेनिज्म को समझना होगा। तो 4 बार मैकेनिज्म मतलब 4 मैकेनिज्म। अब बात आती है कि 4 लिंक मतलब 4 कोई भी ऐसे लिंक हम जोड़ दें तो वो 4 बार मैकेनिज्म बन जाएगा। लेकिन जब हम ऐसा एक्चुअल में करते हैं, ये प्रैक्टिकल मैंने आपको पहले भी दिखाया और इन फ्यूचर आपको भी दिखाऊंगा। अब मैं लेक्चर में शामिल नहीं कर रहा हूं, उससे टाइम भी ज्यादा लगता है और एक एक्सपेरिमेंटल विंग को मैंने सेपरेट रखा है, तो उसमें मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। तो यहां पे आप समझिए कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि 4 बार जो है वो कंप्लीट रिवोल्यूशन मैकेनिज्म तभी रह पाता है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस मोशन में तभी रह पाता है जब उसका एक पर्टिकुलरली अरेंजमेंट लगता है। तो हम लोगों ने देखा है जब हम किसी 4 लिंक को आपस में ऐसे ही जोड़ देते हैं रैंडमली, ठीक है ना, रैंडमली मैंने ऐसे ही कोई 4 लिंक आपस में जोड़ दिए तो वो मोशन तो करेगा, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके एक ही रहेंगे, मशीन की तरह काम तो करेगा, लेकिन कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं रहेगा कि मैं इसको पकड़ के घुमाऊं और ये चलता रहे। ऐसा कंटिन्यूअस रोटेशन नहीं रहेगा, ये आधा घूमेगा और उसके बाद लॉक हो जाएगा। तो ऐसे में जरूरी है कि इसको किसी ना किसी रूल के हिसाब से लेके चला जाए। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट रूल आता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेशॉफ्स लॉ। द इंपॉर्टेंट रूल इज कॉल्ड ग्रेशॉफ्स लॉ। तो पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये ग्रेशॉफ्स लॉ, जिसमें सिंपली कहता है कि आपके जो भी 4 लिंक हैं, among these all 4 links, the length of the shortest link plus longest link, the sum of the length of the shortest link and longest link, मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट, sum of the length of the shortest and longest link should be less than the sum of the length of other 2 links, है ना। क्या बोलता है कि जो भी आपका उस पूरे मैकेनिज्म में सबसे छोटी लेंथ वाला लिंक होगा और सबसे लंबी लेंथ वाला लिंक होगा, उन दोनों को अगर हम सम करें तो जो अदर 2 लिंक है, भाई 4 है ना, तो अदर 2 लिंक है उनकी लेंथ का सम करें तो ये छोटी प्लस लॉन्गेस्ट लेंथ का लिंक का सम जो है वो लेस देन होता है हमारे अदर 2 लिंक को P और Q कह देते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दैट विल बी लेस देन, और बहुत बार हम लोग इसको लेस देन इक्वल टू भी यूज करते हैं, क्योंकि इक्वल टू वाला भी हमारे पास कंसेप्ट है। हमारा एक इन्वर्जन होगा जहां पे हम इक्वल टू भी रखेंगे, लाइक योर डबल क्रैंक मैकेनिज्म, है ना। तो इसलिए हम इक्वल टू भी लेके चलते हैं हर जगह, सिर्फ लेस देन ही नहीं, इक्वल टू भी स्टैब्लिश हो सकता है। तो पूरा स्टेटमेंट ये रहता है, तो लेस देन इक्वल टू कर देता हूं मैं, ठीक है। तो कुछ ये होता है हमारा ग्रेशॉफ्स लॉ, जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके हिसाब से अगर हम मैकेनिज्म तैयार करते हैं 4 बार तो वो एक कंटिन्यूअस मोशन देता है, जैसे कि हमारा कुछ इस तरह का हुआ। पर ग्रेशॉफ्स लॉ की एक लिमिटेशन भी है बच्चों। कभी पूछता है ग्रेशॉफ्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि लिमिटेशन ऑफ ग्रेशॉफ्स लॉ क्या है। ग्रेशॉफ्स लॉ की लिमिटेशन आपके सामने है कि ग्रेशॉफ्स लॉ की लिमिटेशन अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आता है कि ग्रेशॉफ्स ने इनका ये रिलेशन तो बताया है कि कौन से लिंक की लेंथ क्या होनी चाहिए, डायमेंशंस के बारे में तो बताया है ताकि आप लिंक को सिलेक्शन कर सकें, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि कौन से लिंक की पोजीशन क्या होनी चाहिए। मतलब शॉर्टेस्ट, ये अगर मैं बोलूं तो लॉन्गेस्ट कौन सा रखूं, कहां पे रखूंगा, लॉन्गेस्ट को यहां रखूंगा, यहां रखूंगा, यहां रखूंगा कि यहां रखूंगा। तो लॉन्गेस्ट जो है वो शॉर्टेस्ट के साथ होगा या शॉर्टेस्ट के अपोजिट होगा। तो याद रखिएगा, अलॉन्ग विद शॉर्टेस्ट भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, तो आप कहीं भी ले सकते हैं, यहां भी और यहां भी। तो ये पे एक लिमिटेशन है कि ये उसने क्लियर नहीं किया है
ठीक है ना, कि कौन सा लिंक जो है वो किस पोजीशन में जाना चाहिए, ये एक लिमिटेशन ऑफ ग्रेशियस लॉ रहती है। इट डजंट डिफाइन द पोजीशन ऑफ ग्रेशियस लॉ, पोजीशन ऑफ लिंक्स। ठीक है ना, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे। साथ में आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रहा होगा, आपको बीच बीच में आते रहेंगे ट्रांजिशंस, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म किस तरह से काम कर रहे हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं साथ में आपको दिखा दूंगा, वहां पे आप उस मैकेनिज्म को भी देख सकते हैं कि 4 बार कैसे काम कर रहा है, या अदर हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ अरेंजमेंट मान लीजिए रहता है। तो इसमें जब हम इस हिसाब से आगे चलते हैं, 4 बार को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे समझ में आता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्जन्स वी हैव। ठीक है ना, हमारे पास कई सारे इन्वर्जन्स हैं। अब बात आती है कि व्हाट आर कॉल्ड इन्वर्जन्स, इन्वर्जन्स किन्हें बोलते हैं। तो याद रखिए, इन्वर्जन्स बोला जाता है उन मैकेनिज्म को, जब हम कोई मैकेनिज्म तैयार करते हैं कि भाई ये इस तरह से चलेगा, तो उसमें जब हमारे 4 लिंक हैं, तो मतलब मेरे पास 4 अपॉर्चुनिटीज हैं कि मैं पहले इसको फिक्स करके बाकियों का मोशन देखूं, फिर मैं इसको फिक्स करके बाकियों को मोशन देखूं, फिर मैं इसको फिक्स करके बाकियों को मोशन देखूं, फिर मैं इसको फिक्स करके बाकियों को मोशन देखूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वर्जन जो है वो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स उतने ही होते हैं जितने हमारे नंबर ऑफ लिंक होते हैं। तो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है ना, बहुत बार पेपर में ये भी स्टेटमेंट आ चुका है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि देयर आर n नंबर ऑफ लिंक्स, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन्स आर, तो आप आंसर n ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही करते हैं, 4 बार मैकेनिज्म के 4 इन्वर्जन निकाल के लाते हैं। पहला ये लिंक फिक्स करके, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसको मैं चाहे नंबर डाल दूँ 1 2 3 एंड 4। तो एक एक करके 1 को फिक्स करें, 2 को फिक्स करें, 3 को फिक्स करें, 4 को फिक्स करके देखेंगे, तो हमें डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंट इन्वर्जन्स निकल के आएंगे। और इन इन्वर्जन्स के जो नाम हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपसे यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आता है कि किसको फिक्स करके क्या इन्वर्जन्स हमें मिलता है, और उस इन्वर्जन से हम क्या मशीन बना पाए हैं। तो ये कुछ नाम हमें लिख के आते हैं। तो मैं शॉर्ट में आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, और साथ साथ यहाँ पे कोशिश करूंगा कि कुछ मैकेनिज्म को शो करने का। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास ये 4 बार मैकेनिज्म है, अब इसमें मैं धीरे धीरे एक एक इन्वर्जन निकाल के लाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्जन नंबर 1 की तरफ। इन्वर्जन नंबर 1 की जब हम बात करें, तो हम देखते हैं कि हम इसको फिक्स करते हैं। अब याद रखिए, इन्वर्जन नंबर, पहला इन्वर्जन जो होता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है मैकेनिज्म में, आपको याद रखने के लिए कि जब इन्वर्जन नंबर 1 हम बनाते हैं, तो उसमें जो जो आइटम हमारे जिस तरह से रिलेट किए जाते हैं उनका नाम वही पड़ जाता है। तो जैसे इन्वर्जन नंबर 1 में अगर हम फर्स्ट को फिक्स करते हैं, तो उसका नाम पड़ जाता है फ्रेम। ठीक है ना, फिक्स फ्रेम। तो हम बोलते हैं फ्रेम इज फिक्स्ड, फ्रेम जो है हमने उसको फिक्स किया है। अब अगर फ्रेम फिक्स हो जाएगा, तो ये हमारा जो क्रैंक है, सेकंड वाला शॉर्टेस्ट लिंक, वो एक क्रैंक की तरह मूव करेगा। अगर ये फिक्स हो जाएगा तो ये एक क्रैंक की तरह मूव करेगा, तो जिससे सेकंड वाले को हम कहते हैं क्रैंक। तो याद रखिए, मैं ये नाम यहाँ पे लिख भी देता हूँ इनके साथ। तो फर्स्ट है मेरा फ्रेम, और सेकंड मेरा रोटेशन करता है, दैट इज कॉल्ड क्रैंक, और थर्ड मेरा एक कपलिंग रॉड की तरह हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रॉड, और फोर्थ जो मेरा है वो एक रॉकर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रॉकर, क्योंकि वो रॉकिंग मोशन करता है। इसको हम रॉकर भी बोलते हैं और लीवर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, अब अगर मैं पहले वाले में फ्रेम को फिक्स करता हूँ, तो ऐसे में क्रैंक घूमती है एक तरह का, और रॉकर जो है वो ऐसे ऐसे करता है। तो इसीलिए पहला इन्वर्जन जो कहलाता है वो कहलाता है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है ना, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। इसको क्रैंक लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्रैंक लीवर मैकेनिज्म भी हम लोग इसे बोलते हैं। और इसकी जो मशीन बनती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो कहलाती है बीम इंजन। तो इससे पहली मशीन जो क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड बीम इंजन। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट कर रहा है, और क्रैंक जो है वो घूम रहा है, और बीच में जो रॉकर है वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखाई देती है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये आपका क्रैंक है,
ये आपका कपलिंग रॉड है, दिस इज योर लीवर, और ये लीवर यहाँ से फिक्स ऐसे कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पिस्टन है वो अप डाउन करते नजर आता है। दिस इज कॉल्ड बीम इंजन। बाकी डिस्क्रिप्टिव आप बाद में देख सकते हैं कभी भी, ठीक है ना। तो इस पहले इन्वर्जन, तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ इतना चीजें ध्यान रखनी है क्या, कि देयर इज अ फर्स्ट इन्वर्जन इन विच वी फिक्स द फ्रेम, जो कि लिंक नंबर 1 है, उसको फिक्स करते हैं तो हमारा कहलाता है, नाम भी क्लियर है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, या क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, या बीम इंजन। इन्वर्जन नंबर 2 इसका आता है, इन्वर्जन नंबर 2 जब हम क्रैंक को फिक्स करते हैं। अब सेकंड वाले को फिक्स करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रैंक फिक्स। अब ये याद रखने, देखो बच्चों बहुत आसान है, मेनली याद ही रखना है आपको, याद रखने बहुत आसान है। अगर मैं क्रैंक को फिक्स करता हूं तो क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म निकल के, इन्वर्जन निकल के आता है। अब याद रखिएगा, क्रैंक को फिक्स करोगे, देखो फ्रेम फिक्स किया तो क्रैंक लीवर थे सामने, तो क्रैंक लीवर हो गया। क्रैंक को फिक्स किया तो याद रखिए, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, क्रैंक को फिक्स किया तो दोनों ही क्रैंक जैसे हो जाएंगे, दोनों पूरे रोटेशन करेंगे 1 और 3। मतलब क्रैंक को फिक्स करने पे क्रैंक के साथ लगे हुए थर्ड लिंक, क्रैंक के साथ लगा हुआ फर्स्ट लिंक, दोनों ही कंप्लीट रोटेशन करने लग जाएंगे। और जब दोनों ही क्रैंक की तरह घूमने लग जाएंगे तो ऐसे मैकेनिज्म को हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म बोलेंगे, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। और बड़ा मजा आता है इस मैकेनिज्म को, ऐसे मैकेनिज्म को देखने में, जब आपको देख के लगेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड में दिखाने में इतना मजा नहीं आता। तो जब मैं आपको चला के दिखाऊंगा, अब एक्सपेरिमेंटल सेशन में नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत आसानी से, जब देख के नहीं लगता कि यार ये दोनों क्रैंक कैसे घूमेंगे, और आप देखोगे बहुत आसानी से जैसे क्रैंक को फिक्स करेंगे दोनों क्रैंक आसानी से घूमना शुरू कर देंगे। तो वहां पे हम लोग इस चीज का पूरा मजा लेंगे। तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म, और इससे जो मशीन हम लोग तैयार करते हैं वो होती है आपकी क्रैंक लोकोमोटिव। जो आपकी लोकोमोटिव इंजन है उसको हम लोग इससे चलाते हैं, दिस इज कॉल्ड कपलिंग रॉड लोकोमोटिव, कपलिंग रॉड लोकोमोटिव, ठीक है ना। ट्रेन में जो इंजन होता है उसमें कपलिंग रॉड मैकेनिज्म जो है वो इसी डबल क्रैंक मैकेनिज्म होता है, जो इन्वर्जन नंबर 2 है आपका 4 बार मैकेनिज्म का। थर्ड हमारा यहाँ पे इन्वर्जन नंबर 3 आता है। देखिए अब किसको फिक्स करेंगे, थर्ड इन्वर्जन मतलब लिंक नंबर 3 को फिक्स करेंगे। थर्ड क्या है हमारा, कपलिंग रॉड। और यहां पे आपको देखने को मिलता है कि अगर मैं कपलिंग रॉड को फिक्स करता हूं तो आप देखते हैं दैट इज योर लिंक नंबर 3 कि फिर वापस क्रैंक और रॉकर बचता है, एक तरफ क्रैंक एक तरफ रॉकर। तो इसीलिए यहां पे कोई खास अंतर नहीं आता, ये स्टिल वैसा ही मोशन करता है जैसा क्रैंक रॉकर या क्रैंक लीवर मैकेनिज्म कर रहा था। तो ये फर्स्ट इन्वर्जन जैसा ही मोशन हमें देता है, इसे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट इज सेम विद क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। तो ठीक है ना, उसी तरह का मैकेनिज्म हमें यहाँ पे मिलता है। तो इसीलिए फर्स्ट को फिक्स करो या थर्ड को फिक्स करो, इट विल रिमेन सेम, ठीक है ना। तो इन्वर्जन नंबर 3 इन्वर्जन नंबर 1 के तरह ही है। क्लियर है। अब इन्वर्जन नंबर 4 की बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है इन्वर्जन नंबर 4 के मशीन। बट आप लोगों को फिलहाल कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बता रखा है बिल्कुल वैसा ही याद रखें, जैसा आपको बुक्स में दिया है बिल्कुल वैसा ही आपको याद रखना है। तो इन्वर्जन नंबर 4 है हमारा, जब हम रॉकर को वो कर देते हैं आपके, ठीक है ना, रॉकर को फिक्स कर देते हैं। तो जब हम रॉकर को फिक्स करेंगे, ठीक है, प्रॉपर नीचे तक दिखाई दे रहा है, देख लें एक बार, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो जब रॉकर को फिक्स करेंगे, तो रॉकर को फिक्स करना मतलब 4 लिंक को फिक्स करना, 4th लिंक को। अब यहां पे भी देखो वही कमाल नजर आता है हमें देखने में, दोनों में फर्क समझो। क्रैंक बोल रहे हैं हम जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है, ठीक है ना, रोटेशन करता है, कंप्लीट रोटेशन। तो जो कंप्लीट रोटेशन करता है उसे क्रैंक बोलते हैं, इसलिए जब ये दोनों कंप्लीट रोटेशन करते हैं डबल क्रैंक बोला हमने। लेकिन 4th क्या है, रॉकर। रॉकर क्या करता है, ऑसिलेट करता है। रॉकर का मोशन होता है ऑसिलेट करना, वो कंप्लीट रोटेशन नहीं, वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे 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 इस तरह से। तो जब हम रॉकर को फिक्स करते हैं तो ये बड़ा देखने लायक होता है कि रॉकर के साथ भी लगे हुए 1 और 3 ये भी ऑसिलेट करना शुरू करते हैं। आपने ऑसिलेट करने वाले को फिक्स किया तो आमने सामने वाले उसके अगल बगल वाले वो भी ऑसिलेट करने लगे। तो अब ये दोनों रॉकर की तरह बिहेव करेंगे, तो इसलिए अब नाम क्या होना चाहिए, डबल रॉकर मैकेनिज्म या डबल लीवर मैकेनिज्म, डबल रॉकर मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल रॉकर मैकेनिज्म।
तो याद रखिए डबल रॉकर मैकेनिज्म का जो मशीन है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कई लोगों के सामने, लेकिन फिलहाल कोई करेक्शन नहीं है किसी भी तरह की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या बुक्स में। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा मान के चलते हैं कि इसका जो मशीन है वो है वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म, वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, जो एक मैकेनिज्म है जो बहुत पहले शिप्स वगैरह में यूज होता था लेवल को इंडिकेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म। तो ये सब आप साथ में देख भी सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 4 तरह के इन्वर्जन मैंने डिस्कस किए। अब देखो बच्चों, हमें पेपर के लिए याद रखना बहुत आसान है, जिन बच्चे भी पहली बार पढ़ रहे हैं याद रख रहे हैं उनको देखो बहुत आसान है। फर्स्ट लिंक, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक। आपने कहा फ्रेम को फिक्स किया, क्रैंक और लीवर, ठीक है ना, क्रैंक लीवर या रॉकर बोलो, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, सिंपल। आपने क्रैंक को फिक्स किया, दोनों क्रैंक बन गई, क्या हो गया, डबल क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है। आपने थर्ड को फिक्स किया, फिर क्रैंक और रॉकर, तो वही रहा। फोर्थ को फिक्स किया रॉकर को, तो दोनों रॉकर बन गए, डबल रॉकर मैकेनिज्म। तो बहुत आसानी से याद हो सकता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे क्या याद रखना है, एक और क्रैंक लीवर मैकेनिज्म का मशीन बीम इंजन, ठीक है ना। डबल क्रैंक मैकेनिज्म की मशीन लोकोमोटिव इंजन, कपलिंग रॉड लोकोमोटिव, और फिर उसके बाद थर्ड तो सेम ही है, और फोर्थ जो है डबल रॉकर मैकेनिज्म की वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म। तो ये था हमारा 4 बार मैकेनिज्म और 4 बार मैकेनिज्म के कुछ खास इन्वर्जन्स। तो यहाँ पे कुछ और चीजें भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हैं जिन पे ध्यान हमारा कई बार नहीं जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेशॉफ्स लॉ क्या होता है, शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे मैं दोनों आपको केस बता दूं कि जैसे अब लेस देन वाला तो ठीक है सबके समझ में आता है, क्योंकि जो भी हमारे इन्वर्जन्स हैं क्रैंक रॉकर वगैरह वो सब हमारा लेस देन वाले फंडे को फॉलो करता है। लेकिन जब हम एस प्लस एल इजिकल टू पी प्लस क्यू बोलते हैं तो याद रखिए ये हमारा होता है डबल क्रैंक में, है ना, डबल क्रैंक मैकेनिज्म में। उसमें हम ये इक्वल टू वाला रिलेशन को फॉलो करते हैं, जहां पे जो लिंकेज है वो कुछ इस तरह की नजर आती है। कपलिंग रॉड लोकोमोटिव में आपने देखा भी होगा, कपलिंग रॉड लोकोमोटिव में आपको देखने को भी मिलता है कि इस तरह की होती है। तो कई बार बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार ये कैसे हुआ, उससे ये कैसे बन गया, ठीक है ना। आप उसी में मत चिपके रहो, हमें डायमेंशन चेंज करके इस तरह का रिलेशन हम लोग बनाते हैं कि शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये रिलेशन भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह का जब हम रिलेशन बनाते हैं तो ये कपलिंग रॉड लोकोमोटिव में, तो याद रखिए इस तरह की लिंकेज को हम पैरेललोग्राम लिंकेज ही बोलते हैं। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि आपको पूछ लेगा व्हाट इज पैरेललोग्राम लिंकेज। तो पैरेललोग्राम लिंकेज वही है जो डबल क्रैंक मैकेनिज्म में है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लिंकेज। और कभी कभी इसको लोग एक और नाम से जानते हैं, मैंने कहीं पेपर में देखा था, दैट इज कोई गोल्डन चेन वगैरह भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा वो गोल्डन चेन कोई और चेन नहीं है, दैट गोल्डन पैरेललोग्राम लिंकेज में जो गोल्डन चेन है वो कुछ यही इसी तरह की चेन को बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए कोई अलग से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज ध्यान रखिए। और भी बताता हूँ, एक मैंने और बताना है, जैसे कपलिंग रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, कई कपलर भी बोलते हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कपलर बोल के, कपलर जो है वो कपलिंग रॉड की तरह ही सेम एक ही चीज है मतलब, ठीक है ना। एक और चीज, जैसा भी मैंने बोला नंबर ऑफ इन्वर्जन्स n होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले पेपर को कोई बहुत अच्छा पेपर बनाए, कोई सोच समझ के पेपर बनाए और वो n हमारा n ऑप्शन दे ही ना कि भाई n नंबर ऑफ लिंक है, बताओ नंबर ऑफ इन्वर्जन्स कितने हैं। तो याद रखिए जैसे यहाँ पे हमने देखा कि इन्वर्जन नंबर थर्ड जो है, मैं वो हर तरह का कंफ्यूजन डिस्कस कर रहा हूँ, वो क्या है, सेम है जो 1 वाला है। तो इन्वर्जन नंबर थर्ड सेम वाला 1 वाला है, तो ऐसे में कितने इन्वर्जन होते हैं, 3 ही इन्वर्जन होते हैं। तो कभी कभी कोई 4 बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन बोले और आपको 4 नहीं दे रहा है, तो हो सकता है 3 इन्वर्जन ही काउंट हो। तो कभी कभी जो सेम रिजल्ट देता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए कि नंबर ऑफ इन्वर्जन कोई बोलता है तो उसको हम, जरूरी नहीं है कि इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक ही हर जगह दिया हो, ठीक है ना। वो सही भी है लेकिन जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ लिंक ही इक्वल टू दिया हो। कभी कभी किसी केस में नंबर ऑफ लिंक लेस देन इक्वल टू भी हो जाते हैं। तो ये भी याद रखिए, लिंक से कम भी हो सकते हैं। जैसे हमने यहाँ बोला कि 4 बार के 3 ही इन्वर्जन हैं, तो 3 इन्वर्जन, वैसे मैंने 4 बताया आपको, लेकिन एक जो है वो सेम है तो वो काउंट नहीं कर रहा है अगर, तो ऐसे में 3 ही इन्वर्जन है। तो नंबर ऑफ लिंक 4 है लेकिन इन्वर्जन सिर्फ 3 ही है। तो अगर नंबर ऑफ लिंक 4 इन्वर्जन 3 है तो मतलब इन्वर्जन क्या है, लेस देन भी हो सकते हैं। तो इसलिए लेस देन और इक्वल टू दोनों साइन भी आप लगा सकते हैं।
समझ आई बात, क्लियर है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें बता रहा हूं इनको ध्यान दीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको सही आंसर पिक करने में हर तरह के क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, समझ आ गई इतनी बात। चलो आगे चलते हैं, 4 बार में और भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एंगल। ट्रांसमिशन एंगल किसे बोलते हैं। तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो आईएएस के एग्जाम में बैठते हैं, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा कि एक आगे जाके मैं स्पेशली लेक्चर भी लूँगा ट्रांसमिशन एंगल पे, क्योंकि उस पर कॉस रूल को समझना, उसको अप्लाई करना, उसको कैलकुलेट करना एक थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला फंडा है, जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ठीक है ना। अभी फिलहाल समझ लेते हैं ट्रांसमिशन एंगल क्या है। तो याद रखिएगा, द एंगल बिटवीन कपलर लिंक एंड आउटपुट लिंक। कपलर लिंक और आउटपुट लिंक के बीच का जो एंगल होता है उसे हम ट्रांसमिशन एंगल बोलते हैं। कपलर लिंक एंड आउटपुट लिंक ये है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एंगल, जिसको हम म्यू से दिखाते हैं जनरली, ठीक है ना। तो इसको हम लोग म्यू से शो करते हैं इस ट्रांसमिशन एंगल को। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये क्या कि ट्रांसमिशन एंगल जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम किस पोजीशन में होता है। तो म्यू मिनिमम एंड म्यू मैक्सिमम जो है वो किस पोजीशन में होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आप प्रैक्टिकली भी मैंने पहले दिखाया था आपको, और आगे जाके एक्सपेरिमेंट्स में ज़रूर दिखाऊंगा कि जहाँ पे हम लोग ये बोलें कि म्यू मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ पे होता है। याद रखिए, अलग अलग 2 पोजीशंस हैं, इसको मान लीजिए हम थीटा बोल देते हैं। 2 पोजीशन होती है, एक ये एंगल एक दूसरे के, ये 2 लिंक एक दूसरे के क्लोज जब आएंगे तो मिनिमम होगा। तो मिनिमम कब होगा, जब एक दूसरे क्लोज आएंगे। क्लोज कब आएंगे, जब ये जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये वाला लिंक जो है वो यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट। तो मतलब जब थीटा 0 हो जाए, जिस टाइम पे थीटा जो है 0 डिग्री हो जाए, उस टाइम पे ट्रांसमिशन एंगल जो है वो मिनिमम होता है। क्यों, क्योंकि पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि मान लीजिए ये हमारा फिक्स लिंक है नीचे का, लाइक दिस इज द फिक्स लिंक, और जो क्रैंक है वो यहाँ से नीचे आ जाए, मतलब कहीं यहाँ आ जाए, इसी के ऊपर कुछ इस तरह से 0 एंगल बनाते हुए, और ये 2 जो हैं वो इस तरह से यहाँ पे कहीं ऐसी पोजीशन में रहेंगे। समझ आ रही बात। तो अगर मैं इसको नाम दूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको, A B C D बोलूँ, ठीक है। तो A B C D में A और D तो ये है, लेकिन B पॉइंट कहाँ आ गया, B पॉइंट यहाँ आ गया, दिस इज B एंड दिस इज C। तो कुछ इस तरह से, क्यों, क्योंकि ये होगा फिर हमारा म्यू मिनिमम, ठीक है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली पहले दिखाया भी है और आगे दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। तो ये है म्यू मिनिमम। अब म्यू मिनिमम में आप देख सकते हो कि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है, ये यहीं अटके, इससे आगे जाएगा तो ये वापस ओपन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज म्यू मिनिमम। ऐसे ही हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम किस पोजीशन पे होता है। अब देखिए, ये एंगल मैक्सिमम एक दूसरे से दोनों लिंक कितना दूर जा सकते हैं, जितना दूर ये ले जाए। तो ये वाला अगर बिल्कुल यहाँ हो जाए, बी पॉइंट बिल्कुल यहाँ चल जाए, मतलब थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री। थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए, थीटा 180 डिग्री हो जाए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़र आता है कि मान लीजिए ये था हमारा AD, ये था हमारा AD, और B जो है वो ऐसे था, B अभी पहले ऐसे हुआ था मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए ये B ऐसे हो जाएगा। तो ये B जो है वो यहाँ चले जाए, क्रैंक जो है वो B यहाँ चले जाए, इस तरह से, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा ये जो लिंक है वो ऐसा रहेगा, और ये जो है वो ऐसा रहेगा। तो ऐसे में ये जो है वो हो जाएगा हमारा म्यू मैक्सिमम, दैट म्यू विल बी मैक्सिमम। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपको यहाँ पे थीटा 180 डिग्री दिखाई दे रहा है और म्यू मैक्सिमम। तो ये 2 पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पेपर में इन पे क्वेश्चन आज भी चुके हैं, इन दोनों पोजीशन पे है। तो ये दोनों पोजीशन की मिनिमम ट्रांसमिशन एंगल और मैक्सिमम ट्रांसमिशन एंगल दोनों के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि किस पोजीशन में मिनिमम और किस पोजीशन में मैक्सिमम होता है। मैं फिक्स लिंक को थोड़ा ऐसे दिखा दूँ, कुछ इस तरह से, क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है 4 बार मैकेनिज्म के लिए। अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि 4 बार मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा कि चारों पेयर हमारे क्या थे। मैं दोबारा बना रहा हूँ एक बार, चारों पेयर हमारे टर्निंग पेयर थे, है ना, चारों रिवोल्यूट पेयर लगे हुए थे।
4 रिवोल्यूट पेयर से ये 4 बार मैकेनिज्म इस तरह का हमें दिखाई दे रहा था। अब हम क्या करें, इस 4 बार मैकेनिज्म में हम रिवोल्यूट पेयर को हटा देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, एक लिंक को हटा देते हैं, इस लिंक की जगह पे एक स्लाइडर लगा देते हैं, कुछ इस तरह से। देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे ही है, इस लिंक को हमने ऐसे आगे बढ़ाया और यहाँ पे एक स्लाइडर लगा दिया कुछ इस तरह से। तो अब देखो, एक टर्निंग पेयर, 2 टर्निंग पेयर, 3 टर्निंग पेयर, लेकिन यहाँ पे चौथा टर्निंग पेयर नहीं है, उसकी जगह पे हमने लगा दिया एक स्लाइडिंग पेयर, ठीक है ना। है तो अभी भी सब लोअर पेयर, लेकिन एक स्लाइडिंग पेयर लगा दिया टर्निंग पेयर रिवोल्यूट पेयर की जगह पे। तो याद रखिए 4 बार मैकेनिज्म में 4 टर्निंग पेयर थे या रिवोल्यूट पेयर थे, लेकिन अब इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एक स्लाइडर लगाया है, दैट्स व्हाई दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। अब सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म मतलब एक लिंक हमने एक स्लाइडर से रिप्लेस किया है। तो देयर आर 3 टर्निंग पेयर एंड 1 स्लाइडिंग पेयर। देयर आर 3 टर्निंग पेयर, मतलब रिवोल्यूट पेयर भी बोल सकते हैं उसे, एंड 1 इज स्लाइडिंग पेयर। एक आ जाएगा यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म की और उसके इन्वर्जन्स को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं हम एक सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म और समझते हैं उसकी भी पूरी कहानी। अब सिंगल स्लाइडर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके इन्वर्जन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं अलग अलग मशीन्स में। तो यहाँ पे हम देखें कि देयर इज 1 स्लाइडर, एक स्लाइडर है, एक लिंक है जिसपे स्लाइडर चल रहा है, तो मैं बड़ा डायरेक्ट बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, जिसमें दिस इज लिंक नंबर 1 बोल देते हैं इसे लिंक नंबर 2 बोल देते हैं, दिस इज 3rd एंड स्लाइडर इज द लिंक नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम इसके इन्वर्जन देखें तो पहला इन्वर्जन जो होगा वही इसके नाम पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ इन्वर्जन नंबर 1 से। इन्वर्जन नंबर 1, तो इन्वर्जन नंबर 1 की जब हम बात करते हैं तो फिक्स किसे करेंगे, लिंक 1 को फिक्स करेंगे। तो जब लिंक 1 को फिक्स करता है इसका नाम भी फ्रेम पड़ जाता है। तो याद रखिएगा, फ्रेम मानी लिंक नंबर फिक्स। तो मैं नंबर डाल देता हूं बस, फिक्स्ड। तो जब लिंक नंबर 1 को फिक्स करते हैं तो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म यहाँ पे बनता है। ये हमारी क्रैंक की तरह रोटेट करती है तो इसको हम क्रैंक बोल देते हैं। ये फिक्स हो गया है तो इसको हम फ्रेम बोल देते हैं, ठीक है ना। और क्रैंक जब पूरी रोटेट करती है तो पिस्टन जो है, ये स्लाइडर जो है वो आगे पीछे करता है लाइक पिस्टन। तो ये स्लाइडर हमारा पिस्टन कहलाता है और पिस्टन और क्रैंक को जोड़ने वाली हमारी कनेक्टिंग रॉड कहलाती है। तो इस तरह से इनके नाम अब यही रहेंगे पूरे हमारे हर इन्वर्जन्स में। हम यही बोलेंगे, फ्रेम फिक्स के, क्रैंक फिक्स, कनेक्टिंग रॉड फिक्स, पिस्टन फिक्स, ठीक है ना। तो याद रखिए फ्रेम फिक्स किया तो हमारा क्या बचा, वही इनपुट आउटपुट या इनपुट आउटपुट दोनों में से कोई बोलो, क्रैंक पिस्टन मैकेनिज्म। तो क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं। तो मैकेनिज्म का नाम होता है क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म, ठीक है ना। जैसे कि सामने आप देख सकते हो क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म, सिंपल। और यहाँ पे इसी के साथ जो मशीन इन्वॉल्व होती है, अब इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट मशीन इन्वॉल्व है, हमारा इंजन इसी पे काम करता है। तो क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म बोलो या क्रैंक पिस्टन मैकेनिज्म बोलो, इंजन हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन, या फिर उसका उल्टा हम पंप भी कह सकते हैं, कंप्रेसर भी कह सकते हैं। तो देयर आर मशीन जो इंपॉर्टेंट होती है वो है, इसी के आगे लिख सकता हूँ मैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, बात एक ही है, ठीक है ना। बस दोनों में इनपुट आउटपुट का फर्क है। इंजन में क्या होगा, पिस्टन से फोर्स लगेगा, क्रैंक चलेगी, और कंप्रेसर में क्या होगा, क्रैंक चलेगी तो पिस्टन से फोर्स लगेगा, बस उल्टा है, बस इनपुट आउटपुट का, ठीक है। तो दिस इज अवर फर्स्ट इन्वर्जन। तो इंजन और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का फंक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। इन्वर्जन नंबर 2 पे आते हैं सीधा, इन्वर्जन नंबर 2 पे। अब देखो, जैसे यहां देखोगे आप, पहले 4 बार में आपने देखा था नंबर ऑफ लिंक n थे, तो इन्वर्जन हमारा एक कम था, ठीक है ना। 3 ही इन्वर्जन थे इन जनरली, है ना, क्योंकि एक रिपीट था। लेकिन यहाँ आप देखोगे नंबर ऑफ लिंक 4 है, तो 4 ही इन्वर्जन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सेकंड में हम किसको फिक्स करें, क्रैंक को फिक्स करते हैं। हम लोग क्रैंक को फिक्स करते हैं, मतलब सेकंड वाले लिंक को फिक्स करते हैं। और जब हम सेकंड लिंक को फिक्स करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, क्रैंक को फिक्स करेंगे तो एक तरफ होगा फ्रेम जो मूव कर सकता है और एक तरफ होगी कनेक्टिंग रॉड, ठीक है ना।
तो यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म निकल के आता है जिसको बोलते हैं हम क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, जो हमारे टूल को चलने में हेल्प करता है। क्विक रिटर्न मतलब होता है कि टूल जब हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग कर रहा है तो आते हुए जब वो कोई कटिंग नहीं कर रहा है तो उसका रिटर्न जो है वो फास्ट हो, जिससे हमारी मशीनिंग टाइम जो है वो इंप्रूव हो। क्योंकि जाते हुए तो ठीक है वो कटिंग कर रहा है, लेकिन आते हुए वो पावर और टाइम जो है वो वेस्ट होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कटिंग हो देन क्विक रिटर्न हो, कटिंग हो देन क्विक रिटर्न हो। इसका भी पूरा मैकेनिज्म हम लोग सेपरेट वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही ये वीडियोस आएंगे इनके एक्सपेरिमेंटल लिंक मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें हमारा दैट इज कॉल्ड विटवर्थ नाम ही है, विटवर्थ क्विक रिटर्न, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मोशन मैकेनिज्म, क्योंकि एज रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट में ठीक है। विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म इसका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्वर्जन है। और एक और इंपॉर्टेंट इन्वर्जन निकल के आता है इसका, दैट इज कॉल्ड रेडियल इंजन, ठीक है ना। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं रेडियल इंजन में भी क्या है, मल्टी सिलेंडर जो है वो एक साथ क्रैंक के साथ मूव करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखेगा उन सब रेडियल इंजन में क्या फिक्स होता है, क्रैंक फिक्स होती है, ठीक है ना। तो रेडियल इंजन, और इसको हम लोग रोटरी इंजन भी बोलते हैं, रोटरी इंजन नाम से भी जानते हैं, और कभी कभी हम लोग इसे जीनोम इंजन भी बोलते हैं। तो ये सब एक ही नाम है, याद रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है। तो दिस इज क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, एक इन्वर्जन, और दूसरा इन्वर्जन है हमारा रेडियल इंजन। तो यहाँ पे ये दो इन्वर्जन जो है वो निकल के आते हैं हमारे इन्वर्जन नंबर 2 से, दो इंपॉर्टेंट मशीन्स। इन्वर्जन नंबर 3 की जब हम बात करते हैं तो इन्वर्जन नंबर 3 में अब क्या बचा फिक्स करने को, अब बचा हमारा कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड को जब हम फिक्स करते हैं तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वर्जन मशीन निकल के आता है, दैट इज थर्ड को हमने फिक्स किया, ठीक है ना। अब हमारा क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म जो हमारा विटवर्थ है वो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेता है, हॉरिजॉन्टली स्पेस जो है वो ज़्यादा लेता है। और आप सभी को पता है हर चीज़ में वर्टिकल स्पेस ज़्यादा लेने वाले ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल स्पेस। क्यों? क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेस की कमी है ना भाई, लैंड की कमी है ना, आसमान की कमी थोड़ी ना। आप ऊंचा जितना मर्जी उठा लो तो अपने रिस्क पे, तो हॉरिजॉन्टल स्पेस जो चीज़ ज़्यादा घेरती है वो थोड़ी सी दिक्कत करती है, लेकिन वर्टिकल जो ज़्यादा घेरती है उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म होता है जो वर्टिकल स्पेस घेरता है, दैट इज कॉल्ड क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। तो ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वर्जन होता है, क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ये इन्वर्जन कैसा होता है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड के साथ फिक्स करके चलता है। इसको सेपरेटली अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसको इसके फंडे में भी बता देता हूँ थोड़ी देर में। तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। इसी के साथ साथ एक मशीन और आता है हमारा जिसको कनेक्टिंग रॉड फिक्स करके हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी इंजन, ठीक है ना। पहले तो ये नाम जरूर है बच्चों याद रखने सारे कि किसका इन्वर्जन किसकी मशीन कौन है, क्योंकि ये नाम याद रहेंगे आपको, उसके बाद उनके अंदर के क्वेश्चन हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इनमें उठ सकते हैं। लेकिन पहले क्लियर कट रहे क्या फिक्स किया है तो कौन सा इन्वर्जन है, इसीलिए मैं प्रॉपर पहले चार्ट की तरह लिख रहा हूँ कि आपको पहले बिल्कुल क्लियर है। इन्वर्जन नंबर 4, अब इन्वर्जन नंबर 4 में क्या बचा है हमारा बचा है पिस्टन, स्लाइडर को ही फिक्स कर दिया जाए। तो अगर हमने स्लाइडर को ही फिक्स कर दिया तो मतलब स्लाइडर या पिस्टन बोले हम उसे फिक्स कर दें, तो हमने फिक्स किया है लिंक नंबर 4 को। तो अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है वो है हमारा दैट इज कॉल्ड हैंड पंप मैकेनिज्म। हमें निकल के आता है हैंड पंप मैकेनिज्म। काफ़ी बच्चों को ये हैंड पंप मैकेनिज्म समझ नहीं आता, पर जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये हैंड पंप मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। उसके लिए आपको बस जुड़े रहना है और टिके रहना है। हैंड पंप मैकेनिज्म। अब हैंड पंप मैकेनिज्म के साथ दूसरा एक आता है दैट इज योर बुल इंजन भी होता है और पेंडुलम पंप भी बोलते हैं, पेंडुलम पंप। तो ये सारे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि जब हम फ्रेम को फिक्स कर रहे हैं तो आपका है क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म, मतलब रेसिप्रोकेटिंग इंजन, रेसिप्रोकेटिंग पंप। जब हम, या कंप्रेसर बोलो, क्रैंक को फिक्स कर रहे हैं तो दैट इज विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म एंड रेडियल
जब हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर रहे हैं तो देयर इज अ क्रैंक स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म एंड ऑसिलेटरी इंजन। जब हम स्लाइडर को फिक्स कर रहे हैं तो देयर इज अ हैंड पंप मैकेनिज्म एंड योर बुल इंजन। क्लियर है? तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों को बहुत याद रखनी है। कहीं भी हमें पेपर में पूछ सकता है इन्वर्जन और लिंक को फिक्स के बारे में कि कौन सा लिंक फिक्स है। आइए अब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में इनमें से कोई इन्वर्जन उठाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि बाकी तो कोई बात नहीं, बाकियों में तो आपको फिगर देखने हैं और कुछ फिगर मैंने सामने आपको दिखा दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पूछे कि क्रैंक स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में किस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 इन्वर्जन निकल के आए, 4 लिंक थे तो 4 ही इन्वर्जन निकल के आए। अब मैं बात कर रहा हूँ क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की। क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म की, क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल एक होती है कनेक्टिंग रॉड जो फिक्स होती है, देयर इज अ फिक्स कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि उधर मैं थोड़ा सा उसके कंसेप्ट लिखूंगा, इधर बना देता हूँ मैं। तो देयर इज वन कनेक्टिंग रॉड विच इज फिक्स, ठीक है। देयर इज वन स्लॉटेड लीवर, स्लॉटेड लीवर मतलब उसके बीच में स्लॉट कटा हुआ जिसमें कोई भी मैकेनिज्म जो है वो चल सकता है, दिस इज कॉल्ड स्लॉटेड लीवर। और यहाँ हमारा क्रैंक लगा होता है जो इधर इस स्लॉटेड लीवर में एक स्लाइडर उसका स्लॉटेड लीवर के अंदर होता है। तो क्रैंक हमारा एक स्लाइडर से कनेक्ट होगा और वो स्लाइडर जो है वो स्लॉटेड लीवर के अंदर होगा, ठीक है। अब इस स्लॉटेड लीवर से हम लोग अपनी रैम को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और उस रैम से हमारा जो है वो टूल कनेक्ट रहता है। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट बना रहा हूँ, बीच में एक लीवर मैकेनिज्म आएगा जिससे चलेगा। तो अभी फ़िलहाल आप ऐसे ही समझें, ठीक है, समझ आई बात। तो यहाँ पे इस तरह से अभी फ़िलहाल हमें सिर्फ इतना समझना है, उसके आगे वो मोशन कैसे रैम चल रही है और कटिंग हो रही है उससे मतलब नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें देखने लायक क्या होता है कि ये क्रैंक जो है ये इसके साथ 90 डिग्री की पोजीशन में है। ये इसकी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन होती है जिससे वो इधर रहता है। मतलब अब क्रैंक जो है वो इसको लीवर को जो है वो लीवर इससे ज़्यादा इधर नहीं जा सकता। ये स्लॉटेड लीवर जो है, स्लॉटेड लीवर जो है, ये हमारी क्रैंक जो है, ये कनेक्टिंग रॉड जो है, ठीक है ना। तो ये इससे ज़्यादा इधर नहीं जाता। तो जब इनकी 90 डिग्री वाली पोजीशन होती है तो समझ लीजिए ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है एंड पे। उसके बाद जैसे जैसे ये क्रैंक जो है वो इधर घूमने लगेगी, ठीक है ना, वैसे वैसे लीवर जो है इधर से इधर जाएगा। तो ये लीवर आखिरी में किधर तक जाएगा, तो इसकी भी एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी लास्ट, लीवर लास्ट इधर तक जाएगा, लीवर जो है वो लास्ट इधर तक जाएगा। तो वहाँ भी पोजीशन यही होगी कि जब क्रैंक जो है वो इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी तो लीवर लास्ट इधर तक जाएगा। तो इधर के 90 डिग्री पोजीशन से इधर के 90 डिग्री पोजीशन पे अगर हम देखें तो क्रैंक जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करता है, यहाँ से यहाँ मूव करता है, ठीक है ना। इस एंगल को हम बीटा बोलते हैं जनरली, ठीक है ना। तो इस पूरे के दौरान क्या होता है, इस यहाँ से यहाँ एंगल मूव करने पे मैं थोड़ा सा एक ऐसी एग्जांपल देके आपको बताऊं, जैसे कि ये लीवर है, स्लॉटेड लीवर है, ठीक है ना, ये एक जगह पे फिक्स है। तो अब जो क्रैंक है, क्रैंक मान लीजिए मेरा हाथ है, तो ये मैक्सिमम इधर है इस पोजीशन पे, ठीक है ना। अब देखो मेरा हाथ और इस लीवर के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो अब इससे ज़्यादा मैं दूर नहीं कर सकता उसे, है ना। मैं उतना ही कर सकता हूँ जितना यहाँ पे मेरा 90 डिग्री पे है। तो मैंने 90 डिग्री पे इसको लिया है मान लीजिए। तो अब मैं इससे आगे चलता हूँ ऊपर, क्रैंक मेरी घूमनी शुरू करती है। देखिए ये क्रैंक है, ये घूमनी शुरू करती है तो लीवर वापस आता है और ऐसे ही इधर की एक एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचेगा जब ये 90 डिग्री के साथ बनाएगा, ठीक है ना। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक मेरा लीवर चल रहा है और उस लीवर से आगे जुड़ी है मेरी रैम। तो मतलब टूल भी जो है वो इसकी एक पोजीशन से इसकी अगली पोजीशन तक जाएगा। तो टूल उतना ही चलता है जितना लीवर चलता है। तो ऐसे में दिस होल डिस्टेंस इज कॉल्ड स्ट्रोक लेंथ। इस होल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ, ठीक है ना। क्योंकि इतना ही स्ट्रोक लेंथ, तो मतलब जिस भी मशीन में ये लगेगा, जैसे शेपर स्लॉटरिंग में लगता है, तो जिस भी मशीन में लगेगा कटिंग कितनी करेगा वो, जितनी स्ट्रोक लेंथ होगी, है ना, उतनी ही वो कटिंग करेगा।
तो यहाँ पे जब हम सेंटर से इसे काट देते हैं तो स्ट्रोक लेंथ बराबर हो जाती है, आधी आधी हो जाती है, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मतलब इस पूरे बीटा एंगल के दौरान क्या हो रही है, कटिंग हो रही है, और इस नीचे के एंगल के दौरान क्या हो रही है, रिटर्न हो रहा है ना। इसको अल्फा बोल देते हैं हम लोग। तो बीटा कैसे कटिंग होती है, अल्फा से रिटर्न होता है। तो ये कुछ इस तरह से चलता है मैकेनिज्म कि अगर मैं हल्का सा एग्जांपल आपको दूं कि इस पोजीशन से क्रैंक घूमेगा इस पोजीशन में बीटा और फिर क्विक रिटर्न। जब नीचे क्रैंक चलेगा ऐसे तो ये जाएगा आराम से, कटिंग करी और देन क्विक रिटर्न, देन कटिंग करी देन क्विक रिटर्न, ठीक है ना। तो पहले वाले बच्चों को मैंने मैकेनिज्म काम करते हुए दिखाया भी है और आगे दिखाएंगे भी। तो कटिंग और ये क्विक रिटर्न, बस ऐसे क्विक रिटर्न इस तरह से। तो ये ऐसे ऐसे तेजी से चलता रहता है इस तरह से, बस जाते हुए पूरा प्रॉपर कटिंग करेगा, उसके बाद फास्ट रिटर्न, प्रॉपर कटिंग फास्ट रिटर्न, बस इस तरह से क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म हमारा काम करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहली चीज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द क्विक रिटर्न रेशियो। क्विक रिटर्न रेशियो, तो दैट क्विक रिटर्न रेशियो जिसको हम R से भी डिनोट करते हैं, ये होता है हमारा कटिंग स्ट्रोक, टाइम टेकन फॉर कटिंग स्ट्रोक टू रिटर्न स्ट्रोक। याद रखिए ये स्ट्रोक लेंथ नहीं है, ये एंगल की बात हो रही है, दैट इज बीटा अपॉन अल्फा। अगर आपको दोनों में से एक ही एंगल पता है तो भी आप कर सकते हो, बीटा अपॉन 360 माइनस बीटा करके भी कर सकते हो, या अल्फा पता है तो 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा करके भी कर सकते हो, क्योंकि 360 माइनस पूरे एंगल में से जितना है वो माइनस कर दो, ठीक है। और जब भी इसके न्यूमेरिकल आए, याद रखिए आप 90 डिग्री वाली पोजीशन बना के ही सॉल्व करेंगे, ये कंफर्म याद रखिए हमेशा। जब भी न्यूमेरिकल आएगा 90 डिग्री वाली पोजीशन बनाइए और इस एंगल को अल्फा बाई 2 कर दीजिए। बस इस अल्फा बाई 2 एंगल को लोगे तो जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, ओ डैश ए। तो अगर मैं cos अल्फा बाई 2 लेता हूँ तो क्या बचता है, cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो मैं एक इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ओ डैश। तो याद रखिए cos अल्फा बाई 2 लगा के हमारा बहुत आसानी से आंसर आता है, और अल्फा आ गया तो दूसरा एंगल भी आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ओ ए जो होता है हमारा वो होती है लेंथ ऑफ क्रैंक। तो लेंथ ऑफ क्रैंक दी है तो डायरेक्ट पुट करें, आप फालतू टाइम वेस्ट ना करें डायग्राम बनाने में। और ओ डैश दिया है हमारा लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ये फॉर्मूला लगाओगे तुरंत अल्फा निकल के आएगा, और अल्फा निकल के आता है तो उससे बीटा 360 माइनस बीटा निकल के आता है, या सीधा सीधा क्विक रिटर्न रेशियो पूछा 360 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो बहुत आसानी से ये काम आपका हो जाता है, पहली बात। दूसरा आपसे पूछता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है। दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिए अगर हमारी क्रैंक की लेंथ बढ़ती है तो ये लीवर हमारा और दूर जाएगा, है ना। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये लीवर है हमारा, अगर मैं क्रैंक इतनी रखता हूं तो लीवर यहाँ है, और दूर करूंगा क्रैंक तो क्रैंक की लेंथ बढ़ाऊंगा तो लीवर और दूर चले जाएगा, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक बढ़ेगा ना। तो सीधा सीधा लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है, प्रॉपर लिखें साफ सुथरा, लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ क्रैंक के। क्रैंक थोड़ा ऐसे लिखूं जरा इजीली याद करना आसान हो जाए, क्रैंक के, ठीक है ना। क्रैंक की लेंथ ज़्यादा तो स्ट्रोक लेंथ भी ज़्यादा। दूसरा स्लॉटेड लीवर की लेंथ ज़्यादा तो स्ट्रोक लेंथ भी ज़्यादा, है ना। स्लॉटेड लीवर अगर और बड़ी होगी तो और बड़ी स्ट्रोक लेंथ होगी। तो एक तो लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर, इस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। तो ये दोनों बढ़ेंगी तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक भी बढ़ेगा। लेकिन कनेक्टिंग रॉड की अगर लेंथ बढ़ी तो क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ बढ़ी, क्रैंक उतनी रहेगी। देखो कनेक्टिंग रॉड को अगर मैं इसी क्रैंक को यहां से जोड़ दूं तो ये क्रैंक यहां आएगी, यहां आएगी, तो अपने आप ही आप देखो स्ट्रोक लेंथ कम हो गई ना। कनेक्टिंग रॉड की लेंथ बढ़ेगी तो स्ट्रोक लेंथ कम हो जाएगी। तो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आती है। बस तो ये आपको सिंपल सा रिलेशन ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रैंक लेंथ एंड स्लॉटेड लीवर लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कनेक्टिंग रॉड लेंथ। क्लियर है, समझ आ गई बात। तो इसीलिए लेंथ ऑफ स्ट्रोक का हम डायरेक्ट फॉर्मूला जो लिखते हैं वो यही लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस मतलब इसका ट्वाइस,
क्योंकि ये हमने एक एंगल के हिसाब से लिखा है, एक साइड के हिसाब से, इसका ट्वाइस कर दे दोनों साइड के लिए, ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ क्रैंक इनटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड लीवर अपॉन लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, बस दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको स्ट्रोक लेंथ, ये मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक रिटर्न रेशियो आपसे पूछता है, तो ये फॉर्मूले से आप आराम से क्लैंक एंड स्लॉटेड लीवर के न्यूमेरिकल जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। बल्कि मैं तो ये भी बता दूं कि 90% जो क्वेश्चन पेपर में आया है, वैसे तो मेरी बात को वैसे मत लीजिएगा कि यही रट के बैठ जाओ, लेकिन 90% जो पेपर में क्वेश्चन आया है उसमें ये हमारा अल्फा जो है वो 120 डिग्री निकल के आता है, और क्विक रिटर्न रेशियो हमारा जो है वो 240/120 आता है, जिससे हमारा क्या आंसर होता है हमेशा 2। तो याद रखिए, जल्दबाजी में अगर आंसर आपको नहीं समझ आ रहा तो एटलीस्ट 2 के चांस सबसे ज़्यादा हैं। खैर मैं ऐसी चीज़ें बताता नहीं, पर फिर भी बोल रहा हूँ कि 2 जो है क्विक रिटर्न रेशियो सबसे ज़्यादा पेपर में आया है। ठीक है ना। उसका फंडा सीधा सीधा है, अल्फा/2 60 डिग्री निकल के आता है यहाँ से, ठीक है ना। अल्फा/2 60 डिग्री निकल के आता है, क्योंकि समथिंग जो ऐसा होगा वो ट्वाइस होगा, तो इसलिए लेंथ देख लेना। उसका सीधा सीधा हिंट है, अगर लेंथ ऑफ क्रैंक और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड में, लेंथ ऑफ क्रैंक और लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड में 2:4 1:2 का रेशियो हुआ, 1:2 का रेशियो हुआ, तो 1:2 मतलब सीधा सीधा cos 60 मतलब अल्फा/2 = 60, अल्फा = 120, अल्फा 120 तो 360 माइनस अल्फा मतलब बीटा 240, 241 120, क्विक रिटर्न रेशियो आंसर 2। तो सीधा सीधा देख लीजिएगा, अगर क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड में 1:2 का रेशियो है तो आंसर सीधा 2 टिक कर दीजिएगा, और कुछ नहीं, ज़्यादा सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ना डायग्राम बनाना ना कुछ बनाना, सीधा 2। समझ गए? बस अगर यही पूछा है तो ठीक है ना। तो ये भी थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो आप याद रख सकते हो, क्योंकि क्विक रिटर्न रेशियो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज, और कभी कभी ऐसे भी आंसर करते हैं कि बाकी का ऑप्शन आपको लेस देन 1 दी, क्विक रिटर्न रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि बीटा ऊपर है, तो क्विक रिटर्न रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से भी आप आंसर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म भी आपको प्रॉपर बता दिया, उसके चारों इन्वर्जन बता दिए, उनके चारों इन्वर्जन से जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए था वो भी बता दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले मैकेनिज्म की तरफ, ताकि हमारे मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो हम बात करते हैं डबल स्लाइडर मैकेनिज्म की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं जब डबल स्लाइडर मैकेनिज्म की, तो डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में हमने क्या किया, अभी तक हमने देखा था कि 4 टर्निंग पेयर से हमने एक टर्निंग पेयर कम करके एक लिंक हटा के वहाँ पे दूसरा लिंक लगाया स्लाइडर, और सिंगल स्लाइडर हुआ। अब हम क्या करेंगे सेम, तो वही वापस 4 बार से बताया था मैं स्टार्टिंग से ही, कि 4 बार के थ्रू ही समझो हमने क्या किया। अगेन अभी हमने एक लिंक हटाया था, उसकी जगह पे हमने एक स्लाइडिंग पेयर स्लाइडर लगाया था, ठीक है ना, इसको सीधा यहाँ से जोड़ दिया था। अब हम सेम करेंगे, यहाँ पे भी एक और हटाएंगे लिंक, उसकी जगह पे एक और स्लाइडर यहाँ पे लगा देंगे, स्लाइडर भी एक लिंक ही है, ठीक है ना, और इस रॉड को सीधा जोड़ देंगे। तो अब देखिए, अब आपके सामने यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि कितने स्लाइडर हैं, 2 स्लाइडर हैं, तो डबल स्लाइडर, उनके बीच को जोड़ने वाला एक कनेक्टिंग रॉड, और जिन पे स्लाइडर चल रहे हैं वो एक ट्रैक बोल सकते हैं उसे। तो ये कहलाता है हमारा डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। तो जिसके मैं आपको सामने साफ साफ दिखाऊं कि एक होता है जिसपे स्लाइडर चलते हैं, देयर इज अ लिंक जिसपे स्लाइडर चलेंगे कुछ इस तरह से, और एक उन दोनों स्लाइडर को जोड़ने वाला, ठीक है ना। तो दिस इज लिंक नंबर 1, दिस इज लिंक नंबर 2, दिस इज लिंक नंबर 3 एंड दिस इज लिंक नंबर 4। तो ये होगा हमारा डबल स्लाइडर। जनरली ऐसा फिगर हम लोग देखते नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसा फिगर दिखाया। अभी बोर्ड को मत भूल जाइए, बोर्ड को भूल जाइए मतलब बोर्ड को मत काउंट करिएगा। तो 1 2 3 4 ये हमारे लिंक हो गए। अब इसमें भी हम लोग क्या करें कि अगर हम एक एक करके इन्वर्जन बनाने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पे भी अगर हम बोलें तो एक तरह से 3 ही इन्वर्जन निकल के आते हैं, क्योंकि एक जो है वो रिपीट ही होता है यहाँ पे भी। तो इन्वर्जन नंबर 1 अगर हम बोलें तो मैं किसको फिक्स करूँ, फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे हम इसको ट्रैक बोलते हैं। तो लिंक 1 फिक्स्ड, लिंक 1 को फिक्स करा, जिसको मैं ट्रैक बोल रहा हूँ। ट्रैक मतलब जिसपे स्लाइडर चलता है। तो लिंक 1 को फिक्स करा, तो यहाँ पे हम देखने को मिलता है हमें कुछ इस तरह का मैकेनिज्म, ठीक है ना, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जहाँ पे ये एक स्लाइडर है और दूसरा स्लाइडर कुछ इस पोजीशन पे कहीं यहाँ है, और उन दोनों को जोड़ती है ये कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रैक जो फिक्स है वो क्या है, अब वो ये बोर्ड है समझो, वो ट्रैक जो है, क्योंकि इसी मैकेनिज्म को मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ टॉप व्यू से, तो टॉप व्यू से ही ऐसे दिखाई दे रहे हैं, टॉप व्यू से, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो इनको जोड़ दिए, कनेक्टिंग लिंक है, और ट्रैक क्या है, ये बोर्ड है। तो इस बोर्ड को हम एक शेप में काट लेते हैं, कुछ ऐसे ऐसे इस तरह से, है ना। तो इस तरह की शेप में कट जाएगा प्रॉपर। तो अब ये हमारा, बाकी को भूल जाइए, अब ये हमारा ट्रैक जो है वो फिक्स होगा ऐसे।
तो अब इस ट्रैक में हम जब इस स्लाइडर को चलाएंगे, इसको ऐसे तो ये वाला इधर जाएगा, इसको ऐसे तो ये वाला इधर जाएगा। तो ऐसे में इसको अगर हम लिंक को एक्सटेंड करें और बाहर में एक पेन या कोई पॉइंटर लगा दूं, तो आप देखते हो कि जब ये इधर इधर मूव करता है, एक बार ये ऐसे जाए और एक बार ये पूरा ऐसे जाए और ये ऊपर जाए, तो ऐसे में यहाँ पे एक पूरा इलिप्स जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है ना। इस तरह का इलिप्स जो है वो बनाने के काम आता है। तो दैट्स वाई दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलिप्टिकल ट्रैमल। इलिप्टिकल ट्रैमल, तो इलिप्टिकल ट्रैमल इज अ ज्योमेट्रिकल डिवाइस used to form an ellipse, जो एक इलिप्स बनाने के काम आता है, ठीक है ना। तो फिगर आप लोगों ने पहले भी बहुत देखे हुए हैं। ठीक है, सिंपली। इन्वर्जन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो लिंक 2 को फिक्स करें। अब 2 को फिक्स करने का मतलब है कि किसी एक स्लाइडर को फिक्स कर देना, इसको छोड़ के किसी एक स्लाइडर को फिक्स कर देना। अब एक स्लाइडर को अगर हम फिक्स करते हैं तो यहाँ हमें कौन सा मैकेनिज्म मिलता है, तो देखिए जैसा मैंने बोला था इलिप्टिकल ट्रैमल, उस इलिप्टिकल ट्रैमल में इस तरह का हमारा स्लाइडर जो था इस पोजीशन में मानो, तो अगर मैंने एक स्लाइडर को फिक्स कर दिया और जो ट्रैक था उसे वैसे ही रहने दिया, जैसा ट्रैक था उसे ऐसे ही रहने दिया जिस तरह का ये ट्रैक था ऐसा, तो आप लोगों ने देखा कि जब मैं इसे फिक्स कर देता हूँ और इसको चलाता हूँ तो ये चलाता हूँ तो ये पूरा ट्रैक जो है वो आगे पीछे मूव करता है। तो इस ट्रैक के साथ हम पिस्टन जोड़ देते हैं और एक सिलेंडर के अंदर इसको डाल देते हैं जो सिलेंडर पे फिक्स रहता है, तो ये आराम से एक पिस्टन सिलेंडर की तरह काम करता है। तो दिस इज कॉल्ड, एक इंजन है दैट इज कॉल्ड स्कॉच योक मैकेनिज्म, नाम है ये भी स्कॉच योक मैकेनिज्म। तो इसको हम स्कॉच योक मैकेनिज्म बोलते हैं, जो एक तरह का इंजन है, ठीक है। और ये डबल सिलेंडर भी रहता है तो इसको डबल स्कॉच भी बोल सकते हैं, डबल स्कॉच योक मैकेनिज्म। तो डबल भी हो सकता है, मतलब अगर हम इसके इधर भी दोनों तरफ से पिस्टन को जोड़ दें, इधर भी और इधर भी, तो ये जब घूमेगा प्रॉपर एक व्हील तो डबल यहाँ पे स्कॉच योक काम करेंगे हमारे, ठीक है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये डबल स्कॉच योक मैकेनिज्म भी काम करता है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल बहुत बढ़िया बढ़िया लोगों ने डाले हुए हैं एनिमेशन टाइप में, तो वो आप देख सकते हैं। मुझे एनिमेशन आता तो मैं बहुत अच्छे से आपको दिखा पाता चीज़ें, ठीक है। इन्वर्जन नंबर 3, इन्वर्जन नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, लिंक नंबर 3 को फिक्स करते हैं। मतलब यहाँ पे जो कनेक्टिंग लिंक है दोनों के बीच में उसी को फिक्स कर दिया जाता है, मतलब दोनों स्लाइडर फ्री हैं, कनेक्टिंग लिंक फिक्स है, तो लिंक थर्ड फिक्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये इन्वर्जन नंबर 3 आपका पेपर में, ठीक है ना। तो वो क्या है कि जब हम लिंक थर्ड को फिक्स करते हैं, मतलब कनेक्टिंग लिंक को फिक्स करते हैं, तो कनेक्टिंग लिंक को फिक्स करने पे क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है कि मान लीजिए ये मेरा कनेक्टिंग लिंक है, थोड़ा बहुत मॉडलिंग तो बदल ही जाती है, ये मेरा कनेक्टिंग लिंक है, तो उसमें एक स्लाइडर मैंने ये रखा है जो फ्रीली रोटेट कर सकता है, एक स्लाइडर मैंने ये रखा जो फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो ये दोनों स्लाइडर जो है वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं अपनी जगह पे। तो ये दोनों स्लाइडर को हम एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में अब जो ट्रैक है वो फ्री है, उस ट्रैक को हम फ्रीली इन दोनों के बीच में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, इन दोनों के अंदर स्लॉट कटे होते हैं, तो जिससे क्या होता है हमारा जो है, अगर दो शाफ्ट आपस में चल रही है, एक शाफ्ट ऐसे है एक शाफ्ट ऐसे है, तो आपको पता है हम डिफरेंट टाइप की शाफ्ट को जोड़ने के लिए अलग अलग तरह की कपलिंग्स का यूज़ करते हैं, लेकिन सभी कपलिंग में एक चीज़ कॉमन होती है कि दोनों की एक्सिस सेम रहती है। लेकिन अगर हमारी कोई शाफ्ट ऐसी हो जिसकी एक्सिस पहले वाले से थोड़ी सी ऑफसेट हो, इस तरह से, तो अगर दोनों शाफ्ट और एक्सिस में थोड़ा सा गैप हो, कुछ डिस्टेंस हो, तो ऐसे में इनकी कपलिंग कैसे हो सकती है, तो इनकी कपलिंग इस मैकेनिज्म से हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें हम दो स्लाइडर और एक ट्रैक का यूज़ कर लेते हैं बीच में, और बिना किसी दिक्कत के ये दोनों आपस में मोशन को ट्रांसमिट कर पाती हैं। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड ओल्डहैम्स कपलिंग, ओल्डहैम्स कपलिंग। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है ओल्डहैम्स कपलिंग का पर्पस क्या है, तो यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन ऑफसेट शाफ्ट्स, जो शाफ्ट जो है वो थोड़ी सी ऑफसेट होती हैं,
मतलब समझ जाएंगे आप ऑफसेट से मतलब कि जिनकी एक्सिस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करती हैं, थोड़ा ऊपर नीचे होती हैं, तो वहां पे भी ये बिना किसी दिक्कत के पावर को ट्रांसमिट कर देता है। तो दिस इज कॉल्ड ओल्डहम्स कपलिंग, ठीक है ना। तो इन्वर्जन नंबर 4 करने की जरूरत नहीं है, वो सेम ही है, क्योंकि इन्वर्जन नंबर 4 में देखो फिर से एक और स्लाइडर फिक्स होगा। तो अगर लिंक 4 को फिक्स करेंगे तो हमें सेम ही मिलेगा जो लिंक 2 को फिक्स करने पे मिला था, दैट इज स्कॉच योक, सेम स्कॉच योक मैकेनिज्म। तो इसीलिए उसको आप इन्वर्जन में काउंट करो या ना करो, कोई करता है कोई नहीं करता है, तो नहीं करता है तो फिर वही लेस देन 1 बोलेंगे हम इन्वर्जन, लेस देन नंबर ऑफ लिंक बोलेंगे हम इन्वर्जन में। क्लियर है? तो इतनी सी बात समझ में आ गई आपके। तो ये था हमारा डबल स्लाइडर मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हमने तीनों तरह के मैकेनिज्म आपको बता दिए, उसके रिलेटेड इन्वर्जन बता दिया, और उन इन्वर्जन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल मैकेनिज्म के ऊपर का पार्ट जो है यहाँ पे फिनिश होता है। एक ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे और कवर करता हूँ कि आप लोगों ने सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म को जब हम सिंपली एग्जैक्टली देखते हैं पिस्टन स्लाइडर के तौर पे, जैसे कि थोड़ा सा लाइट को मैं सही करूं जरा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा है कि जब हम पिस्टन को बनाते हैं तो हम एग्जैक्टली डायरेक्ट जोड़ देते हैं कनेक्टिंग रॉड से, कुछ इस तरह से। तो ये तो एक मैकेनिज्म के तौर पे हम लोग दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जब आप देखें तो इफ देयर इज अ सिलेंडर, यहां अगर ये सिलेंडर है जो कि एक फिक्स पार्ट होता है, जो कि एक इस तरह से एक फिक्स पार्ट होता है, और उसके अंदर देयर इज अ पिस्टन, कुछ इस तरह से। अब पिस्टन जो है वो कभी भी डायरेक्टली कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट नहीं रहता है, वो एक पिस्टन रॉड से कनेक्ट रहता है, कनेक्टेड विद वन पिस्टन रॉड, ठीक है ना। और पिस्टन रॉड जो है वो भी डायरेक्टली कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट नहीं रहती है, देयर इज वन कॉल्ड क्रॉस हेड। ये इस तरह से क्रॉस हेड से, तो ये कनेक्शन जो है अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो हम जनरली नहीं बनाते हैं जब हम लाइन मैकेनिज्म बनाते हैं कोई, मतलब स्ट्रेट लाइन में दिखाते हैं। और याद रखिए इस क्रॉस हेड जो है ये डायरेक्ट कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहती है। तो जो हम जनरली दिखाते हैं कि सीधा कनेक्टिंग रॉड ऐसे, वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये पूरा जो है ये एक ही साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए इस तरह से जो है ये गाइड वेज रहेंगे जिनके ऊपर ये चलेगा, दीज आर गाइड्स, ठीक है ना, जिनके ऊपर ये क्रॉस हेड जो है स्लाइड होगा, क्रॉस हेड पिस्टन रॉड, एंड दिस इज पिस्टन, ठीक है ना। तो यहां पे इस तरह से ये कनेक्ट रहता है, और तब आपका क्रैंक जो है वो आगे इसके साथ इसी लाइन में कनेक्ट रहता है। तो दिस इज योर क्रैंक, दिस इज योर कनेक्टिंग रॉड, ठीक है ना। तो एक्चुअल कनेक्शन इंजन का कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यहां पे हमसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कभी कभी कि आपसे जब पूछता है कि पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड मिलके कितना लिंक बनाते हैं, 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक। तो जनरली कई बच्चे आंसर 3 लिंक कर देते हैं, बट इट इज सेम, इट इज अ सिंगल लिंक। तो याद रखिए इट इज अ सिंगल लिंक, ये एक ही लिंक है तीनों चीजों का जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हम चारों एक साथ लेते हैं, क्रैंक के साथ लेते हैं, तो फिर हम अलग अलग नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जो सिलेंडर है वो तो हमारा फ्रेम हो जाता है, तो इसलिए हम जब डायरेक्टली बनाते हैं तो इस पूरे इस फिक्स वाले पार्ट को हम हटा देते हैं, और हम डायरेक्टली बनाते हैं कि देयर इज अ क्रैंक, देयर इज अ कनेक्टिंग रॉड एंड देयर इज अ पिस्टन, और ये सीधा हम फ्रेम बना देते हैं। तो इसलिए क्योंकि पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड ये एक ही में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप ऐसा बनाते हो तो ये चीज़ दिखती है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड ऑल आर फॉर्म्स अ सेम लिंक, ये तीनों जो है वो सेम ही लिंक बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमारा और कवर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बच्चों ये टोटल कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, जिस कंसेप्ट पे हमारा करीब हमारे पूरे मैकेनिज्म के कंसेप्ट आते हैं,
ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, देखिए है तो रिवीजन ही, कहने को तो हम लोग इसे 3 घंटे में पूरा भी निपटा सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं निपटा पाएंगे जिस तरह से हम कर रहे हैं स्टेप वाइज प्रॉपर चलते हुए। ठीक है ना, बस वही मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर्स में जो थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी कभी कभी नहीं हो रहा है या लेट हो जा रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि अभी वो आपका पोर्टल वोर्टल की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो जल्द ही 1 हफ्ते की बात रह गई है, बस 1 हफ्ते में जैसे हमारा अपना प्लेटफॉर्म हमारे पास आ जाएगा उसके बाद हमारी स्पीड भी और हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे और हर तरह की चीज़ें अवेलेबल होंगी। बस तब तक यही करना है, जितना आपको शेयर कर सकते हो उतना करो। हम आगे जाके और डबल ट्रिपल स्पीड में और जिस तरह की मैंने प्लानिंग करी है वो सब आप ही की वजह से एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है ना, तो बस उसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे हम, क्योंकि जितना चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी मैं सारा ओपन प्लेटफॉर्म रखूंगा, हर चीज़ आपके साथ क्लियर शेयर करूंगा, तो जिससे कि हम लोग आप ही के सजेशन को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डिसाइड करेंगे और वो हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे जो टारगेट हमने अपने लिए सोचा हुआ है। तो मैंने हर बच्चे से क्लियर कट कह रहा हूँ कि दिस ईयर विल बी द लास्ट ईयर आपका प्रिपरेशन का होना चाहिए किसी भी लेवल की। हमको किसी भी हाल में जो भी बच्चा लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है उसको बस अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि दिस ईयर बिफोर द नेक्स्ट जून ऑफ 2021, उससे पहले उसे अपने आप को पूरी तरह से फाइनेंशियली एंड स्टेबिलिटी के साथ सेटल अपने आप को करना है। तो उसके लिए हमें चाहे कितना भी कुछ करना पड़े हम करेंगे, यह आपका मुझसे और मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा। चलिए फिर